आमतौर पर जब हम किसी अपराध, खास तौर पर किसी हत्या के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद कोई बहुत ही सुनसान सी जगह। बिल्कुल, कोई घना जंगल या आधी रात का अंधेरा। मतलब ऐसा लगता है कि किसी लाश को छुपाने के लिए एक बहुत ही रहस्यमयी जगह चाहिए होती है। हाँ, फिल्मों में तो अक्सर ऐसे ही दिखाते हैं। सही कहा। लेकिन पिछले कुछ समय में दिल्ली और उसके आसपास जो आपराधिक मामले सामने आए हैं ना, वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट देते हैं। बिल्कुल पलट देते हैं। मतलब अपराधी अपनी सबसे खौफनाक हरकतों को छुपाने के लिए उन जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बिल्कुल सामने हैं। जैसे पहाड़गंज का एक भीड़-भाड़ वाला होटल, या फिर टोल प्लाजा से गुजरती एक कार की डिक्की में रखा हुआ कोई आम सा सूटकेस, या फिर एक छोटे से फ्लैट में रखा हुआ एक नया फ्रिज। बाप रे, ये सच में डरावना है ना? तो सवाल ये है कि अपराधी इतने सामान्य स्थानों को अपनी क्रूरता छिपाने के लिए आखिर चुन क्यों रहे हैं? तो चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज के इस गहरी चर्चा का हमारा मकसद यही है कि हम हाल ही के इन मामलों में इस्तेमाल किए गए डिस्पोजल तरीकों का विश्लेषण करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। और इसके लिए हमारे पास काफी पुख्ता जानकारी भी है। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान, आज तक और एबीपी न्यूज जैसे कई पब्लिकेशंस ने इन मामलों की जो विस्तृत रिपोर्टिंग की है। हाँ, रिपोर्ट्स तो काफी डिटेल में है। बिल्कुल। और अगर हम उन रिपोर्ट्स को श्रद्धा वालकर जैसे मामलों के विकिपीडिया रिकॉर्ड्स के साथ रख के पढ़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट और परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर आता है। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ हत्या के अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये इस बात का एक जीवंत अध्ययन है कि अपराध के तुरंत बाद पैनिक कैसे हावी होता है। अपराधी अपनी पहचान बचाने के लिए या सिर्फ समय खरीदने के लिए क्या क्या करते हैं। समय खरीदने वाली बात दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत उस तरीके से करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसे हम बंद दरवाजे की रणनीति कह सकते हैं। हाँ, द क्लोज डोर स्ट्रैटेजी। मतलब कमरे में हत्या करो, बाहर से ताला लगाओ और बस गायब हो जाओ। अपराध विज्ञान में ना इस शुरुआती तरीके को अबैंडनमेंट कहते हैं, मतलब पूरी तरह से लावारिस छोड़ देना। अच्छा। हालिया रिपोर्ट्स में इसके कई उदाहरण हैं। पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट वाले मामले को ही ले लीजिए। हाँ, वो अभिषेक तिवारी वाला केस। बिल्कुल। उसने अपनी दोस्त सौम्या जायसवाल को, जो शायद 24 साल की अकाउंटेंट थी, उसे चर्च मिशन रोड के एक होटल में बुलाया, गला घोंटकर उसकी हत्या की और बाहर से ताला लगाकर चला गया। सिर्फ ताला लगाकर? हाँ, हत्या का पता तब चला जब आधी रात के बाद होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। और ये कोई इकलौता मामला तो है नहीं। एबीपी न्यूज ने पहाड़गंज के एक होटल का भी ऐसा ही मामला रिपोर्ट किया था। सही बात है। और वो वसंत कुंज का लक रेजिडेंसी वाला केस, वहां शिवम चौहान नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरा लिया, बहस के दौरान उसका सर फर्श पे पटका और अगले दिन, मतलब सोचिए, अगले दिन आराम से अकेला वहां से चेकआउट कर गया। ये सच में चौंकाने वाला है कि वो इतनी आसानी से निकल गया। हाँ, और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में बवाना के एक होटल का जिक्र है। वो 21 साल के युवक युवती का मामला था। लड़के ने पहले लड़की की चाकू से हत्या की और फिर कुछ सल्फास खा लिया। वो एक मर्डर सुसाइड का मामला था। लेकिन वहां भी सीसीटीवी में दिखा कि कोई और कमरे में नहीं गया। उस बंद कमरे को एक अंतिम सुरक्षित जगह की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। इन सभी मामलों में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो है शारीरिक दूरी बनाने की जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब वो बस भागना चाहते हैं। हाँ, जब हत्या अचानक या गुस्से में की जाती है ना, तो अपराधी के पास शव को ठिकाने लगाने का कोई पहले से तय प्लान नहीं होता। एक बेजान शरीर बहुत भारी होता है यार, उसे वहां से हिलाना लगभग असंभव है। तो वो बस उसे वहीं छोड़ देते हैं। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ऐसा लगता है कि अपराधी इन होटल के कमरों को किसी वीडियो गेम के पॉज बटन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉज बटन? दिलचस्प है ना? मतलब हत्या के बाद दरवाजे पर ताला लगाना असल में शव को ठिकाने लगाना नहीं है। वो बस समय खरीद रहे हैं, एक टाइम कैप्सूल की तरह, ताकि वो फरार हो सके। बिल्कुल सही कहा। लेकिन, और यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है, क्या होटल सच में सुरक्षित है? आज के समय में तो हर होटल में सीसीटीवी कैमरे हैं, स्टाफ है, फिर कोई वहां से बचने की उम्मीद कैसे कर सकता है? यही तो बात है। यहाँ अपराधी अपनी तार्किक क्षमता खो चुका होता है। ये दिखाता है कि हत्या शायद इम्पल्सिव थी, अचानक हुई थी। अच्छा, तो प्लानिंग नहीं थी। हाँ, इसे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। उस वक्त भागने का प्लान शव को ठिकाने लगाने का प्लान से ज्यादा जरूरी बन जाता है। वो बस ये सोचता है कि इस दरवाजे को बंद कर दूं तो समस्या यहीं रह जाएगी। मतलब वो बस पैनिक में भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है जब अपराधी पैनिक को किनारे रखकर थोड़ा और दिमाग लगाने की कोशिश करता है? मामले और भी खौफनाक हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, जहां अपराधी उस बंद कमरे पर भरोसा नहीं करता, बल्कि शव को खुद ट्रांसपोर्ट करने का भारी रिस्क लेता है।
सूटकेस में भरकर। हाँ, द मोबाइल कॉफिन रणनीति, जी, ये एक बहुत ही अलग लेवल की साइकोलॉजी है। जनसत्ता और अमर उजाला की रिपोर्ट्स एक बहुत ही डरावना मामला सामने लाती हैं, हापुड़ और दिल्ली वाला केस। सत्येंद्र यादव वाला मामला? हाँ, ना। 29 साल का सत्येंद्र यादव, उसने अपनी गर्लफ्रेंड नीलेश की दिल्ली के विनोद नगर वाले अपने कमरे में हत्या कर दी, उसी की चुनरी से। और उसके बाद जो उसने किया, उसने लाश को एक आसमानी रंग के सूटकेस में भरा, कार की डिक्की में रखा और दिल्ली से हापुड़ के सिखेड़ा गांव के पास एक नहर तक ड्राइव किया। और ये दूरी करीब 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर। सोचिए जरा, रास्ते में टोल प्लाजा होंगे, पुलिस चेकिंग का डर होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सूटकेस वाला तरीका कोई ठंडे दिमाग से की गई साजिश है या पैनिक में उठाया गया कदम? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी तरह से पैनिक नहीं है। इसे कंसीलमेंट इन प्लेन साइट कहते हैं। मतलब सबके सामने छिपना। बिल्कुल। सूटकेस एक इतनी आम चीज है कि वो किसी का ध्यान नहीं खींचती। और हापुड़ वाले केस में सत्येंद्र ने टोल टैक्स से बचने के लिए छोटे और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल किया था। अरे हाँ, रिपोर्ट्स में था कि उसने जानबूझकर रूट बदला था। तो ये दिखाता है कि पैनिक के बावजूद वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। दयालपुर के नेहरू विहार वाले केस में भी तो सूटकेस का ही इस्तेमाल हुआ था। हाँ, वो 9 साल की बच्ची वाला मामला। बहुत ही दिल दहला देने वाला केस था। बच्ची की खून से लथपथ लाश पड़ोसी के घर में एक सूटकेस में मिली थी। यौन उत्पीड़न का शक भी था और बाद में भीड़ ने काफी प्रदर्शन भी किया था। वो मामला भी यही दिखाता है कि सूटकेस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम हापुड़ केस पर वापस लौटें तो सत्येंद्र की चालाकी काम नहीं आई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखिर में वो सीसीटीवी और कार ट्रैकिंग की वजह से ही पकड़ा गया। टेक्नोलॉजी ने उसके सारे कैलकुलेटेड रिस्क पानी में मिला दिए। तो सूटकेस भी कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है। अब तक हमने देखा कि अपराधी लाश को छोड़कर भागता है या फिर सूटकेस में रखकर कहीं दूर फेंक आता है। लेकिन अब हम उस लेवल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। द एक्सट्रीम डिसमेंबरमेंट। हाँ, जहां शव को पहचाने जाने से रोकने के लिए उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ सीधे तौर पर श्रद्धा वालकर केस का नाम दिमाग में आता है। बिल्कुल, वो केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। विकिपीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मई 2022 को आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की और जो डिस्पोजल का तरीका उसने अपनाया वो सच में भयानक था। 35 टुकड़े किए उसने। हाँ, 35 टुकड़े। उसने उन टुकड़ों को स्टोर करने के लिए एक 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा और अगले 18 दिनों तक वो रोज रात करीब 2 बजे छतरपुर के जंगल में जाकर एक एक टुकड़ा फेंकता था ताकि जानवर उसे खा लें। बिल्कुल। अब अगर हम बाकी केसेस से इसकी तुलना करें, बाकी मामलों में ऐसा लगता है कि अपराधी गंदगी को बस कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ये तो उस कालीन और पूरे घर को ही जला देने जैसा है। बहुत सही एनालॉजी है आपकी। मतलब ये पैनिक नहीं लगता, ये एक बहुत ही डार्क इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगता है। क्रिमिनोलॉजी में इसे इरेडिकेशन कहते हैं, पूरी तरह से मिटा देना। होटल वाले केस में मर्डरर चाहता है कि वो खुद गायब हो जाए और लाश भले बाद में मिले। लेकिन आफ्ताब चाहता था कि लाश कभी मिले ही ना। वो चाहता था कि श्रद्धा हमेशा के लिए सिर्फ लापता मानी जाए। और इसके पीछे उसकी कुछ खास स्किल्स का भी हाथ था ना? बिल्कुल, वो एक ट्रेन्ड शेफ था। उसे पता था कि मांस को कैसे काटना है, कैसे प्रिजर्व करना है। उसने गूगल पर केमिकल्स भी सर्च किए थे खून साफ करने के लिए और चेहरे को जला दिया था ताकि पहचान ना हो सके। हाँ, और वो डेक्स्टर नाम की टीवी शो से भी इंस्पायर्ड था। सबसे डरावनी बात यह है कि वो उसी कमरे में सोता था जहां लाश के टुकड़े रखे थे। ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। अब इन सब तरीकों को देखने के बाद बंद कमरे से लेके सूटकेस और फिर फ्रिज तक एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आना बनता है, द व्हाई बिहाइंड द हाउ। एकदम सही। आखिर इन तरीकों को चुनते समय आरोपी के दिमाग में चल क्या रहा था? वो कौन सा मोटिव था जिसने उन्हें इतने भयानक कदम उठाने पर मजबूर किया? अगर हम इन सभी मामलों की मोटिव्स को देखें तो वो काफी मिलते जुलते हैं। जैसे रिश्ते का दबाव। हाँ, शादी का दबाव। लाहौरी गेट केस में अभिषेक तिवारी पर सौम्या शादी का दबाव डाल रही थी। और श्रद्धा वालकर केस में भी शादी और भविष्य को लेकर लगातार होने वाले झगड़े ही एक बहुत बड़ा कारण थे। इसके अलावा शक और अविश्वास भी तो है। हापुड़ वाले सूटकेस केस में सत्येंद्र को नीलेश पर शक था। बिल्कुल। सत्येंद्र जब काम से 5 महीने के लिए पटियाला गया था तो उसे लगता था कि नीलेश का फोन अक्सर बिजी क्यों आता है। और वसंत कुंज वाले होटल केस में भी शिवम चौहान को लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे उत्कर्ष नाम के किसी लड़के के साथ धोखा दे रही है। और पैसों का विवाद भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है। हापुड़ जेस में सत्येंद्र और नीलेश के बीच 5.25 लाख रुपए का विवाद था, जो नीलेश के पिता ने कार खरीदने के लिए दिए थे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या ये आम मोटिव्स, मतलब प्यार, पैसा और शक,
क्या इन्हीं वजहों से ये केस इतने ब्रूटल बन गए? यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। जब रिश्ते बहुत करीबी होते हैं ना, जिसे हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहते हैं, तो वहां जज्बात बहुत इंटेंस होते हैं। अच्छा। क्या डिस्पोजल का तरीका आरोपी के रिश्ते की गहराई और उसकी नफरत को दर्शाता है? हाँ, बिल्कुल दर्शाता है। पैसा और शक वो ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं जो एक आम इंसान को अचानक एक खूंखार अपराधी बना देते हैं। मतलब प्यार जितनी गहराई में होता है, धोखा मिलने पर या शक होने पर नफरत भी उतनी ही गहरी हो जाती है। सही कहा आपने। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे ये डिस्पोजल के तरीके एक बंद कमरे से शुरू होकर एक सूटकेस के सफर से होते हुए एक फ्रिज तक पहुंच गए। हाँ, एक पूरा स्पेक्ट्रम है ये। लेकिन एक बात जो बहुत साफ है, चाहे डिस्पोजल का तरीका कितना भी चालाक क्यों ना रहा हो, चाहे वो होटल का ताला हो या टोल से बचकर भागना, सभी के सभी आखिर में पकड़े गए। बिल्कुल। सीसीटीवी, टोल कैमरा, फोन रिकॉर्ड्स, किसी ना किसी चीज ने उन्हें पकड़वा ही दिया। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज के इस डिजिटल और सर्वेलेंस वाले जमाने में, जहां हमारे हर कदम पर सीसीटीवी है, हर जगह हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है, एक अपराधी का ये सोचना कि वो किसी इंसान को पूरी तरह मिटा देगा और बिना कोई सुराग छोड़े बच निकलेगा, क्या ये उसकी क्रिमिनल ब्रिलियंस है या फिर इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा भरम? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। शायद पैनिक और ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें अंधा कर देता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।